अस्सलाम वालेकुम, सोहेल ख़ान हेयर। जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इससे पिछले लेक्चर में हमने नॉन ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल स्टार्ट किया था, जिसमें हम सेल वॉल पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म इंशाल्लाह। साइटोप्लाज्म की लिटरल मीनिंग जो है स्टूडेंट्स, वो है लिविंग जेल ऑफ सेल। इसकी लिटरली मीनिंग है। टर्म साइटोप्लाज्म सबसे पहले किसने यूज़ किया था? एक साइंटिस्ट था स्ट्रेसबर्गर। इन्होंने सबसे पहले टर्म साइटोप्लाज्म यूज़ किया था। इन्होंने कहा कि साइटोप्लाज्म क्या है? इन्होंने कहा साइटोप्लाज्म सेल का वो हिस्सा है, वो पार्ट ऑफ द सेल है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में पाए जाते हैं। यानी सपोज ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल का वो पार्ट जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में हो, उसको इन्होंने नाम दिया था साइटोप्लाज्म। किसने? स्ट्रेसबर्गर ने। यानी पार्ट ऑफ द सेल इन्होंने कहा प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। अगर हम इसकी प्रॉपर डिफिनेशन की तरफ हम आए तो हम कहते हैं कि इट इज़ द लिक्विड सब्सटेंसेस लेइंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी सपोज हम कहते हैं ये न्यूक्लियस है, वो लिक्विड सब्सटेंसेस जो सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड हो, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड हो और न्यूक्लियस से बाहर हो, न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड फ्लूइड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी द लिक्विड सब्सटेंसेस लेइंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। इसकी स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट यानी एक स्केच के थ्रू पूरा स्ट्रक्चर वन बाय वन डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अक्सर बुक्स में इसकी स्ट्रक्चर को बहुत ऐसी कंफ्यूज बना करके पेश किया गया है, जिसकी वजह से हमारे अक्सर स्टूडेंट्स में कंफ्यूज भी होते हैं कि अब इसकी साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर को हम कैसे स्टडी करें। तो साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं। साइटोप्लाज्म की स्ट्रक्चर जो है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म जो है स्टूडेंट्स, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यानी स्ट्रक्चर ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर वन इंसोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म और सोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो इंसोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है, इसी को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर या इंसोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। दूसरा जो है सोल्युबल पार्ट, या जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। यानी कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको सोल्युबल पार्ट कहीं पे नज़र आया तो सोल्युबल पार्ट का मतलब भी ये है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अगर आपको कहीं पे इनसोल्युबल पार्ट या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर टर्म नज़र आया, इसका मतलब है इनसोल्युबल पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में इनसोल्युबल पार्ट और सोल्युबल पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। इनसोल्युबल पार्ट में हमारे पास आते हैं दो हिस्सों पर, फार्दर इसको हम डिवाइड करते हैं इनसोल्युबल पार्ट को, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर एंड लिविंग स्ट्रक्चर। यानी एक इनमें नॉन लिविंग स्ट्रक्चर भी आते हैं, एक लिविंग स्ट्रक्चर भी आते हैं। किसकी बात हो रही है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को हम पैराप्लाज्म भी कहते हैं, पैराप्लाज्म, या इसको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन भी कहते हैं। हमारे आई थिंक बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में बॉक्स में लिखा गया साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इसकी एग्जांपल क्या हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन की या पैराप्लाज्म की, या हम कहते हैं नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द इंसोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, वो है ग्लाइकोजन, फैट्स, फिगमेंट्स, कुछ तरह के वेस्ट जैसे बिलिरुबिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो ये पिगमेंट्स या ग्लाइकोजन फूड वगैरह की कंबाइनेशन को हम कहते हैं पैराप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। सेकेंड पार्ट इसका जो इनसोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है, वो है लिविंग स्ट्रक्चर। लिविंग स्ट्रक्चर को हम ऑर्गेनेलिज भी कहते हैं। ऑर्गेनेलिज हमारे पास दो तरह के पहले हम पढ़ चुके हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली और नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली दो तरह के हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज वगैरह। सेकेंड सोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट, सोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का एक और नाम है हाइलोप्लाज्म। इसको टर्म्स को याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पैराप्लाज्म, हाइलोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वगैरह टर्म यूज होते हैं। हाइलोप्लाज्म जो है वो हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो सोल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है, विच इज़ आल्सो नोन एज साइटोसोल।
अब हमारे बुक में साइटोसोल का टर्म दिया हुआ है, मे भी किसी और बुक में आपको हाइलोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर का टर्म नज़र आए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। साइटोसोल क्या है, इसकी डिफिनेशन की तरफ हम आते हैं। हम कहते हैं साइटोसोल इज द सोलेबल पार्ट ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म है विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी हम कहते हैं इस जो सोलेबल पार्ट ऑफ द सेल है, इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। किसकी बात हो रही है स्टूडेंट? सोलेबल पार्ट की बात हो रही है। तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या जो साइटोसोल है, इसको हम कहते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं या सपोज दो हिस्सों में हम कहते हैं इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास मोस्टली लार्ज मॉलिक्यूल्स की शक्ल में है, कार्बोहाइड्रेट हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन हैं, कुछ और तरह के एंजाइम्स वगैरह भी हैं। वो किसका हिस्सा है? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हिस्सा है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसका हिस्सा है स्टूडेंट्स? वो सोलेबल पार्ट ऑफ द सेल है। सोलेबल पार्ट ऑफ द सेल से क्या मतलब है? हमारा साइटोसोल। सेकेंड पार्ट जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमारे पास मोस्टली 90% वाटर आते हैं, साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आते हैं और कुछ तरह के मेटल्स भी आते हैं। यानी ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट है साइटोसोल के। फिर हम कहते हैं कि जो साइटोसोल है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं ये हमारे पास दो तरह के और मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल की शक्ल में, स्मॉल मॉलिक्यूल की शक्ल में। यानी मैं कहता हूँ जो साइटोसोल है, साइटोसोल इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स भी पड़े हुए हैं, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल भी पड़े हैं। मोस्टली जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल की शक्ल में है और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। यानी जैसे सपोज हम कहते हैं कि कौन से लार्ज मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास आते हैं प्रोटीन है, फैटी एसिड्स हैं। प्रोटीन और फैटी एसिड्स लार्ज मॉलिक्यूल हैं और इसके मुकाबले में जो स्मॉल मॉलिक्यूल है हमारे पास वो हैं कैल्शियम है, सपोज हाइड्रोजन है, सोडियम है, क्लोरीन वगैरह जो है ये हमारे पास कुछ में आते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में आते हैं। प्रोटीन और फैटी एसिड चूँकि ये लार्ज मॉलिक्यूल है, मोस्टली हम कहते हैं ऑर्गेनिक भी हैं, ये पानी में जो है स्टूडेंट्स मोस्टली ये डिज़ोल्व नहीं होते। सपोज़ ये हमारे पास यहाँ पे हम चूँकि हमारे पास 90% वाटर भी है साइटोसोल में, इनऑर्गेनिक उसकी शक्ल में, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। अब इसके अंदर ये पानी के साथ जो है चूँकि ये डिज़ोल्व नहीं होते, ये सस्पेंशन फॉर्म में पड़े होते हैं, तो ये जो लार्ज मॉलिक्यूल है प्रोटीन और फैटी एसिड वगैरह ये ऐसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स की शक्ल में पड़े रहते हैं, सस्पेंशन फॉर्म में पड़े रहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की शक्ल में पड़े रहते हैं। वजह ये है क्योंकि ये मोस्टली जो है ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, क्योंकि साइटोसोल में हमारे पास 90% वाटर भी है। इसी ये जो सोल्यूशन बना रहे हैं ना, लार्ज मॉलिक्यूल जो सोल्यूशन बना रहे हैं, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में हमारे पास मोस्टली जो 90% वाटर के साथ साथ जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, वो सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं, अक्सर सस्पेंडेड पार्टिकल्स की सूरत में ये पाए जाते हैं। ऐसे आपको हमारे बुक में इस तरह का डायग्राम भी नज़र आएगा। सेकेंड जो है इसका है स्मॉल मॉलिक्यूल। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स चूँकि ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन, सोडियम वगैरह जो है, ये अगर हम इसको आप इसमें किसी सॉल्यूशन में रखोगे, मोस्टली सपोज ये चूँकि ये पानी में डिज़ोल्व होते हैं, इसी वजह से इस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो साइटोसोल हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स की सूरत में होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स की सूरत में। लार्ज मॉलिक्यूल की सूरत में जो सॉल्यूशन बन रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में हमारे पास मोस्टली हम कहेंगे ये वो मॉलिक्यूल इसमें सॉल्यूशन बनाते हैं जो मोस्टली पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, सस्पेंशन फॉर्म में पड़े रहते हैं, जैसे प्रोटीन और फैटी एसिड वगैरह। फिर ये कोलाइडल सॉल्यूशन फर्दर दो तरह के हैं। सपोज ये हम कहते हैं एक साइटोप्लाज्म कंसिडर करते हैं, साइटोसोल बल्कि सोलेबल पार्ट ऑफ द साइटोसोल है। कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह के हैं, एक है हमारे पास एंडोप्लाज्म या जिसको हम सोल भी कहते हैं, एंड सोल एंड जेल। सोल को हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, जेल को हम एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। यानी सपोज दो तरह के हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के हैं।
एक हमारे पास ये वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर या वो सोलेबल पार्ट ऑफ द सेल भी कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, या आप ये भी कह सकते हैं मिसाल के तौर पर वो साइटोसोल का वो हिस्सा, साइटोसोल का वो हिस्सा जो मोस्टली टुवर्ड द न्यूक्लियस हो, टुवर्ड द किसके हो, न्यूक्लियस के हो, यानी ये फ्लूइड टुवर्ड द न्यूक्लियस हो, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सोल। सोल क्या है, सोल को हम एंडोप्लाज्म भी कहते हैं। ये इनर पोर्शन ऑफ द साइटोसोल है स्टूडेंट्स, ये साइटोप्लाज्म का साइटोसोल का इनर पोर्शन है, ये टुवर्ड द क्या पे है, टुवर्ड द न्यूक्लियस है। ये लेस विस्कस है, यानी इसमें ज़्यादा ये गाढ़ा नहीं है, लेस विस्कस है, और ये ग्रेन्यूलर है, ये दानेदार भी है। इसके मुकाबले में अगर हम दूसरे की बात कर ले, ये वाला हिस्सा जो मैंने रेड पेन से बनाया है, ये इसको हम कहते हैं जेल। जेल इज आल्सो कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म। जेल को हम क्या कहते हैं, जेल को हम एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। अब एक्टोप्लाज्म क्या है, हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म पेरिफेरल लेयर ऑफ द साइटोसोल है, यानी ये कौन सा, ये पेरिफेरल लेयर स्टूडेंट्स, अतराफ वाली लेयर है, ये पेरिफेरल लेयर है जो किस तरफ है, पेरिफेरल लेयर टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, यानी वो पेरिफेरल लेयर ऑफ द साइटोसोल जो किस तरफ हो, जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ हो। ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, उस लेयर को हम क्या कहेंगे, उस लेयर को हम कहते हैं प्लाज्मोजेल, या इसको हम जेल भी कहते हैं। ये इसकी डायरेक्शन कहाँ पे, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन है, और ये नॉन ग्रेन्यूलर है, यानी इसमें दानेदार तरह के नहीं है, और ये विस्कस है। विस्कस से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, ये गाढ़ा है। यानी मैं फिर से समझा दूं, हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन दो तरह के। कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, ये वो सॉल्यूशन है जो मोस्टली पानी में डिजोल्व नहीं होते, सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल की सूरत में फिर पाए जाते हैं। इसमें दो इससे आते हैं, सोल एंड जेल। सोल को हम एंडोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोसोल का वो हिस्सा जो टुवर्ड द न्यूक्लियस हो, इनसाइड हो, टुवर्ड द न्यूक्लियस हो, लेस विस्कस है, या हम कहते हैं ग्रेन्यूलर है, उस हिस्से को हम कहते हैं सोल। दूसरा जो है जेल, या इसको हम एक्टोप्लाज्म भी कहते हैं। एक्टोप्लाज्म इसका वो हिस्सा है जो पेरिफेरल लेयर है, कहाँ पे है, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन है, और नॉन ग्रेन्यूलर है, और मोस्ट विस्कस भी है, यानी गाढ़ा भी है, उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, स्मॉल मॉलिक्यूल मोस्टली ये जो होते हैं, ये पानी में डिजोल्व होते हैं, ये पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व इन वाटर होते हैं। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास साइटोप्लाज्म। फंक्शन आसानी इसकी स्टूडेंट्स, इसकी फंक्शन में भी कह सकते हैं कि पहला जो है ये हाउस है ऑर्गेनेलिस का, यानी ये वो हिस्सा है जहाँ पे ऑर्गेनेलिस पड़े हुए हैं, नंबर 1। ये हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए साइट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर हम बात कर ले ग्लाइकोलाइसिस की, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में हो, दोनों में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, वो साइटोप्लाज्म में होती है, यानी प्रोवाइड मेटाबॉलिक साइट भी प्रोवाइड करते हैं, और भी 2-3 फंक्शन हो सकते हैं। तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर ऑर्गेनेलिज्म में मिलते हैं न्यूक्लियस में।